नमस्ते, मैं लक्ष्मी कुमारी, स्नातकोत्तर हिंदी विभाग, कोल्हान विश्वविद्यालय चाईबासा। मेरा आज का यह वीडियो विशेष रूप से चतुर्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों के लिए है। दशम पत्र के अंतर्गत मैं गोदान उपन्यास के ऊपर ही अभी मेरा वीडियो जो है मैं बना रही हूँ। इससे पहले के वीडियो में मैंने गोदान उपन्यास की कथा वस्तु या उसका उपन्यास का जो सारांश है उसकी मैंने संक्षेप में चर्चा की थी। उसके बाद मैं गोदान से जो महत्वपूर्ण प्रश्न निकलते हैं उसके ऊपर मैं चर्चा करूंगी। तो गोदान से एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो निकलता है वो ये है कि गोदान को कृषक जीवन का महाकाव्य कहा जाता है, क्यों? इसकी समीक्षा करें। तो गोदान कृषक जीवन का महाकाव्य, जैसे कि आपको पता होगा कि गोदान एक गद्य कृति है। उपन्यास जो है वो गद्य के अंतर्गत आता है, काव्य के अंतर्गत नहीं आता है। लेकिन फिर भी हिंदी साहित्य में गोदान को महाकाव्य की श्रेणी में रखा गया है। आखिरकार इस उपन्यास की ऐसी क्या विशेषता है जो इसे कृषक जीवन का महाकाव्य कहा गया है? तो इसी प्रश्न को आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो जब मैंने कथा वस्तु बताया था तो इसमें स्पष्ट था कि जैसे नाम से ही स्पष्ट है, गोदान मतलब गाय का दान करना। हिंदू संस्कृति की मान्यता के अनुसार गौदान करना बहुत पुण्य का काम होता है और होरी के हृदय में भी ये इच्छा रहती है कि वो भी गाय का भरण पोषण करे, उसको भी किसी पुरोहित को वो दान करे। लेकिन जीते जी तो क्या, मरने के बाद भी उसकी ये इच्छा पूरी नहीं हो पाती है। उसकी बड़ी इच्छा, होरी की बड़ी इच्छा थी कि उसके द्वार पर एक दुधारू गाय वो बंधी हो जिसकी वो जन्म भर सेवा करे, और भोला की मेहरबानी से उसे एक ऐसी गाय मिल भी जाती है और वो उसे अपने घर में लेकर भी आता है। लेकिन उसके भाई के ईर्ष्या और द्वेष के कारण वो गाय उसके घर पे ज्यादा समय तक नहीं रह पाती और हीरा के जहर देने के बाद वो गाय जो है वो मर जाती है। लेकिन इस गाय के चक्कर में होरी पता नहीं क्या क्या करता है। वो किसका कर्जदार नहीं बना, किसकी उसने बेगारी नहीं की, लेकिन फिर भी अंतिम समय में वो गोदान नहीं कर पाया। जब उसकी मृत्यु हो गई थी तो भी माता दीन उससे कहते हैं, दाता दीन कहते हैं कि गोदान करो। गांव वाले लोग भी है जो उसकी पत्नी धनिया से कहते हैं गोदान करने के लिए। तो धनिया क्या करते, उसके हाथ में चंद पैसे रखकर कहती है कि हमारे घर में तो न गाय है, न बछिया है, न पैसा है, कि ये लो, यही है तुम्हारा गोदान। तो अंतिम समय में भी वो गोदान नहीं कर पाता है, नहीं कर सका। तो कृषक जीवन का महाकाव्य माने जाने वाले जो ये उपन्यास गोदान है, उसमें प्रेमचंद के संचित अनुभव एवं उनकी बिखर हुई कला जो है, निखरती हुई जो कला है, वो सहज रूप से ही पाठकों के समक्ष जो है वो आ जाती है। साथ ही साथ इस उपन्यास में सामंतों, साहूकारों या फिर धर्म के जो ठेकेदार हैं, उन सभी की कालू करतूतों को इस उपन्यास में बहुत ही बखूबी से उजागर किया गया है। तो अब हम एक प्रश्न के रूप में कि कृषक जीवन का महाकाव्य गोदान को क्यों कहा गया है, इसकी अब हम चर्चा करेंगे। और इसे मैं एक टेस्ट के रूप में तैयार करूंगी ताकि मैं बताऊंगी, जिसे आप लोग चाहे तो अपने उत्तर पुस्तिका में लिख भी सकते हैं, क्योंकि ये परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो इसलिए आप लोग इसे लिख लीजिएगा। क्यों लॉकडाउन की वजह से कब ये खत्म होगा और कब आपकी परीक्षाएं शुरू हो जाएगी ये भी पता नहीं है। तो चाहूंगी कि आप लोग धीरे धीरे अपने परीक्षा के लिए तैयारी करते रहे। तो इसलिए आप लोग इस प्रश्न को नोट कर लीजिएगा, इसके उत्तर को नोट कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये। प्रेमचंद ने उपन्यास को मानव चरित्र को चित्रित करने वाला और उसके रहस्यों को खोलने वाला माना है। महाकाव्यों में मानव चरित्र का चित्रण एक विशद एवं व्यापक परिवेश में किया गया है। परिवेश, देश काल तथा वातावरण आदि की व्यापकता की दृष्टि से भी उपन्यास और महाकाव्य में कोई तथ्यात्मक अंतर नहीं रह जाता है। अंतर है तो दोनों की विधात्मक स्वरूप में, गद्य और पद का। ऐसी स्थिति में यह प्रश्न उठता है कि क्या उपन्यास महाकाव्य या महाकाव्यात्मक की श्रेणी में आ सकता है? यद्यपि इस विषय को लेकर
बहुत मतभेद है, लेकिन फिर भी अधिकांश तत्व ऐसे हैं जो दोनों की रचना से जुड़े हुए हैं। अतः उपन्यास को गद्य काव्य मानने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। हिंदी साहित्य में गद्य एवं पद्य दोनों ही रूपों में लिखा गया है। अगर पद में आकार की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे बड़ी विधा जो होती है वो महाकाव्य होती है, और गद्य की सबसे बड़ी विधा जो है वो उपन्यास है, और गोदान प्रेमचंद जी का महान उपन्यास है। गोदान के संबंध में समीक्षकों का कहना है कि किसी समर्थ महान साहित्यकार की रचना स्वयं ही प्रतिमान हुआ करती है। वह साहित्यकार परंपरागत ढांचे के अनुसार ही रचना न करके कुछ नए प्रयोग करके साहित्य के क्षेत्र में नवीन दिशाओं का, नवीन पद्धतियों का रूप प्रस्तुत कर साहित्य के क्षेत्र में नवीनता और विकास ला देता है। और इसका सब जीवंत उदाहरण जो है वो कामायनी है। उसे कुछ समीक्षकों ने पुराने मापदंडों के आधार पर कसने का प्रयास किया है और वो उसे महाकाव्य नहीं मानते हैं। तो दूसरे समीक्षक जो है वो कामायनी के अंतर्गत आए तत्वों के आधार पर ही उसे नए ढंग का महाकाव्य मानते हैं। तो गोदान के संबंध में भी कुछ ऐसी ही बात लागू होती है। एक बात यह भी है कि महाकाव्य और उपन्यास तो विधाएं ही बिल्कुल पृथक है, एक दूसरे से अलग है। फिर उपन्यास को महाकाव्यात्मक उपन्यास कहा जाना कुछ समीक्षकों को, परंपरागत दृष्टिकोण वालों को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। कुछ ऐसे भी समीक्षक होते हैं जो किसी नवीन रचना को आरंभ में अपने पुराने दृष्टिकोण के कारण महत्व नहीं दे पाते और बाद में वे भी नवीन का महत्व जो है वो स्वीकार कर लेते हैं, और नई कविता के संबंध में हम यही स्थिति पाते हैं। इस प्रकार सभी समीक्षक एक मत के नहीं हो सकते हैं। गोदान महाकाव्यात्मक उपन्यास है अथवा नहीं है, यह निश्चित करने से पहले यहाँ महाकाव्यात्मक उपन्यास के बारे में विचार कर लेना आवश्यक प्रतीत होता है। तो पहले हम देखते हैं कि आखिरकार महाकाव्यात्मक उपन्यास क्या है। तो गोदान को महाकाव्यात्मक उपन्यास अभियार्थ में तो नहीं कहा जा सकता है, यानी कि मुख्य रूप में यदि हम देखा जाए तो उसको हम महाकाव्यात्मक उपन्यास नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो काव्य जो है वो पद के श्रेणी में आता है, गद्य की नहीं, क्योंकि स्पष्ट रूप से ही महाकाव्य और उपन्यास अलग अलग विधाएं हैं। प्रथम तो काव्य की विधा है और दूसरी जो है वो गद्य की विधा है, और महाविशेषण का प्रयोग जो है वो काव्य और उपन्यास दोनों के लिए हो सकता है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी किसी भी उपन्यास के साथ महाकाव्य शब्द का प्रयोग जो है वो उचित नहीं मानते हैं। वे एपिल नोबल नाम को तात्विक दृष्टि से उचित नहीं मानते। इस पे स्पष्ट है कि वाजपेयी जी तो उपन्यास में महाकाव्य किसी विशेषता रहने पर भी किसी उपन्यास को महाकाव्यात्मक नहीं मानेंगे। डॉक्टर गोपाल राय गोदान को ग्राम जीवन एवं कृषि महाकाव्य मानते हैं, और हमारा निवेदन है कि गद्य और पद का यदि अंतर हम छोड़ देते हैं तो महाकाव्य किसी ही अन्य विशेषताओं के आधार पर किसी भी उपन्यास को महाकाव्यात्मक उपन्यास माना जा सकता है, और उस उपन्यास को महाकाव्यात्मक उपन्यास माना जा सकता है जिसमें निम्नांकित विशेषताएं हों। जिसमें पहला है उसमें जीवन का सर्वांगीण चित्रण हुआ हो, दूसरा वह आकार में बड़ा हो और सम्यक रूप से उसकी कथा का अध्यायों आदि में विभाजन किया गया हो, तीसरा प्रमुख पात्र के संपूर्ण जीवन का चित्रण हो, चौथा है उस उपन्यास में मानव मन की विविध भावनाओं का अंकन हो, पांचवा है उसमें श्रृंगार, वीर, करुण, शांत रसों में से किसी एक रस की प्रधानता हो, छठा है उसकी कथा वस्तु प्रख्यात या परिचित और मन का रंजन करने वाली हो, सातवां उसमें युग का चित्रण हो और वह महान संदेश देने वाला हो, आठवां और अंतिम है उसमें युग का चित्रण तथा उसकी शैली जो है वो गंभीर और रोचक हो। तो ये जो विशेषताएं हैं इनके आधार पर ही हम गोदान उपन्यास को कसने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार उन गोदान उपन्यास में ये सारी विशेषताएं जो है या नहीं है। यदि ये सारी विशेषताएं गोदान उपन्यास में होती है तो हम कह सकते हैं कि गोदान जो है वो कृषक जीवन का महाकाव्य है।
तो इन सारे विशेषताओं के आधार पर अब हम गोदान उपन्यास का मूल्यांकन करते हैं। जब हम गोदान उपन्यास पर गहराई से विचार करते हैं तो उसे महाकाव्यात्मक उपन्यास के रूप में देखते हैं और ऐसा मानने के कई आधार हैं। सबसे पहला है कि गोदान उपन्यास के कलेवर में व्यापकता तथा विशालता है, अर्थात यह उपन्यास जो है वो आकार में बहुत बड़ा है। इसने ग्रामीण एवं नगरीय दोनों के परिवेश को अपने में समांतर रूप से घेर रखा है और गोदान में दो समांतर कथाएं जो है एक साथ चलती है, एक ग्रामीण किसान होरी की तथा दूसरे नगरीय परिवेश की, और ये जो है 36 अध्यायों में विभक्त है। भारत मुख्यतः ग्रामों का देश है और गोदान की मुख्य कथा भी ग्राम के जीवन से ही संबंधित है। नगर की कथा एक ओर तो ग्राम जीवन से संबंधित वर्णन को स्पष्ट करने में सहायक हुई है, तो दूसरे शहर की जिंदगी की भी जानकारी इसके द्वारा दी गई है। और उपन्यास में कुछ नागरिक पात्रों के भी दर्शन होते हैं, परंतु वे किसी विशेष अर्थ में नागरिक जीवन का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। नगर जीवन की विशेषताओं को भी इस उपन्यास में उकेरा गया है, जैसे कोलाहल, दौड़ धूप, घुटन, गंदगी, बेकारी, होटल, रेस्टोरेंट, शुष्क औपचारिकता, भयानक जीवन संघर्ष आदि का बहुत प्रामाणिक चित्रण गोदान में हमें कहीं भी नहीं दिखाई देता है। गोदान के तथाकथित नगर कथा में पात्र प्रेमचंद के नारी विषयक, प्रेम विषयक और देश सेवा विषयक आदर्श के प्रतिपादन के निमित्त ही खड़े किए गए हैं, ना कि नगर जीवन के अंग के रूप में। और वास्तव में जो भी नागरीय पात्र उपन्यास में आए हैं वो भारतीय किसान होरी के शोषण को दिखाने के लिए तथा ग्राम और नगर दोनों ही जगह की अव्यवस्थित व्यवस्था को दिखलाने के लिए ही विद्यमान है, जिसका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से होरी को शिकार होना पड़ता है। तो सभी ग्रामों के किसान जो है वो होरी के जैसे ही हैं और जो सभी जमींदार हैं वो राय साहब अमरपाल सिंह जी हैं। सभी मिलों के जो मालिक हैं वो खन्ना ही है और सभी मजदूर गोबर हैं। तो यहाँ पर हर पात्र जो है समाज के किसी न किसी का वो प्रतिनिधित्व करते हैं। तो सीमित होते हुए भी जहाँ तक कलेवर का प्रतिनिधित्व करने का प्रश्न है, यह समूचे देश का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस प्रकार एक तरफ शोषण करने वाला वर्ग है तो दूसरी ओर शोषित वर्ग है। तो अगर हम व्यापकता की दृष्टि से देखें तो निश्चय ही ये महाकाव्यात्मकता इसमें जो है वो विद्यमान है। तो इसकी कथा वस्तु भी बहुत विस्तृत है और महाकाव्य के प्रति महाकाव्यात्मकता उपन्यास के लिए उपयुक्त है। इसमें राजनेता, प्राध्यापक, दार्शनिक, पूंजीपति जैसे लोगों का भी वर्णन है। तो इस आधार पर यह उपन्यास जो है वो सटीक बैठती है। अब दूसरा हम देखते हैं पात्रों के विषय में कि इनके जो पात्र हैं उनका कैसा है, उनके जो चरित्र चित्रण है उसमें कैसे है। तो उस उपन्यास में चरित्र चित्रण में भी काफी व्यापकता है कि और पात्रों की संख्या भी उपन्यासों में किसी दृष्टि से कम नहीं है। और ये पात्र जो है ये व्यक्ति होते हुए भी युगीन तथा परंपरागत विविध वर्गों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यदि होरी की बात करें तो होरी परंपरागत सभी प्रकार के शोषणों को एक प्रकार से दैवी व्यवस्था मानकर स्वीकार करने वाला पात्र है। तो इसके विपरीत गोबर जो है वो व्यवस्था के प्रति विद्रोही गतिशील पात्र है। राय साहब अमरपाल सिंह, मिल मालिक खन्ना आदि पात्र जो है वो स्थिर है। तो मेहता मालती में परिवर्तन तथा गतिशीलता को स्पष्ट किया गया है। यदि दाता दिन को हम स्थिर कहेंगे तो माता दिन में गतिशीलता आ जाती है। तो सभी पात्र जो है एक युग की, एक संस्कृति की समस्त चेतनाओं को प्रतिबिंबित और प्रतिपादित करते हुए प्रतीत होते हैं। तो साथ ही साथ इसमें जो भी अतिरिक्त नारी पात्र हैं या जो दूसरे पात्र हैं, महाजन, जमींदार, पुलिस वाले, पटवारियों के चरित्र, उनको भी यहाँ पे प्रस्तुत किया गया है। चरित्र चित्रण में भी काफी यथार्थता, मनोवैज्ञानिकता एवं साहसता है। अब यदि हम इस उपन्यास के
में वर्तमान का जो यथार्थ चित्रण है या वर्तमान स्थिति के जो कारणों का उल्लेख है उस पर दृष्टि डालें तो हम देखते हैं कि इसमें भविष्य के लिए भी बहुत सारे संदेश छिपे हुए हैं, जैसे समानता, भाईचारा, प्रेम, सहयोग, मानवता अपनाने एवं सत्कर्म करने का संदेश जो है वो हमें इस उपन्यास के द्वारा मिलता है। साथ ही साथ जन आंदोलन अपनाने का भी संकेत दिया गया है, नई चेतना का भी उल्लेख है, छुआछूत मिटाने का भी संदेश जो है वो दिया गया है। और उपन्यास में मानव भावनाओं के चित्रण के साथ साथ यहाँ पे करुण रस का व्यापक चित्रण किया गया है और कहीं कहीं वीर रस और श्रृंगार और शांत रस की झलक भी हमें यहाँ देखने को मिलती है। तो प्रेमचंद के गोदान में ग्रामीण समाज की समस्त आस्थाओं, नैतिकताओं, रीति रिवाजों, धार्मिक विश्वासों तथा उनके आर्थिक शोषण को भी बड़ा ही स्पष्टता चित्रण किया गया है और इन सब में परंपरागत मूल्यों की झांकी भी हमें दिखाई देती है। उनके साथ साथ उनके प्रति आक्रोश और नव मूल्य की झांकी भी हमें मिल जाती है। परंपरागत और सामयिक मूल्य के साथ यह भी दर्शाया गया है कि ये किस प्रकार ग्राम्य जीवन का जो है वहां पे शोषण हो रहा है। गोदान के निम्न पंक्तियों से यह स्पष्ट हो जाता है। थाना, पुलिस, कचहरी, अदालत सब है हमारी रक्षा के लिए, लेकिन रक्षा कोई नहीं करता। यहाँ तो किसान है, वह सबका नरम चारा है। पटवारी को नजराना तथा दस्तूरी ना दो तो गांव में रहना मुश्किल। जमींदार के चपरासी तथा कारिंदों का पेट न भरे तो निवाह न हो। थानेदार तथा कांस्टेबल तो जैसे उसके दामाद है। जब उनका दौरा गांव में हो जाए तो किसानों का धर्म है कि वह उनका आदर सत्कार करे, नजर नयाज दे, नहीं तो एक रिपोर्ट में गांव का गांव बंध जाएगा। तो इन सब चीजों के अतिरिक्त उपन्यासकार ने गांव के जीवन से संबंधित सभी ग्राम्य एवं नगरीय पक्षों को, उनके आचारों को, विचारों को एवं रीति नीतियों को भी स्पष्ट आकार प्रदान किया है। अब यदि हम उपन्यास के महत्व और उसके उद्देश्य पर प्रकाश डालें तो प्रेमचंद ने स्वयं एक जगह लिखा है कि मैं उपन्यास को मानव चरित्र का चित्र मात्र समझता हूँ और मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को देखना ही उपन्यास का मूल तत्व है। तो इस धारणा को लेकर प्रेमचंद ने गोदान का प्रणयन किया। साथ ही साथ वे आदर्शोन्मुख यथार्थवाद को भी ध्यान में रखते हैं। जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए वे चरित्रों में परिवर्तन चाहते थे वह आदर्शवादिता है और वो ये मानकर चलते हैं कि आदर्श को सजीव बनाने के लिए यथार्थ का उपयोग होना चाहिए। शुद्ध यथार्थवाद वे स्वयं भी कभी नहीं चाहते थे। चरित्रों में आदर्श तथा यथार्थ के मेल के सिवा प्रेमचंद ने एक और शर्त जो है वो चरित्र चित्रण के लिए रखते हैं। वो क्या है? साहित्य सत्य हो और इसको सिद्ध करने के लिए ये जरूरी है कि उनका ऐसा चरित्र हो कि वो प्रलोभनों के आगे सिर न झुकाए बल्कि उनको परास्त करे। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए प्रेमचंद ने गांव के किसान होरी के माध्यम से तत्कालीन अव्यवस्थित व्यवस्था में लगे शोषित तथा शोषक वर्गों का चरित्र जो है वो स्पष्ट करना चाहा है। तो यदि गोदान की अधिकाधिक कथा वस्तु तथा वातावरण का जो है वो नागरिक नहीं बल्कि देहाती है और अधिकाधिक कथा का प्रारंभ जो है होरी के द्वारा गाय पालने के चिर लालसा की देहाती भावभूमि से होता है और अंत भी गोदान की ग्रामीण परंपरागत संस्कारी भावना से ही होता है जो कृषक की संस्कृति की लोक परंपरा के वातावरण का प्रतीक है। होरी तथा उसकी पत्नी धनिया का वार्तालाप से कथा का प्रारंभ होता है और होरी की मृत्यु तथा धनिया के व्यथा से कथा की समाप्ति। इस प्रकार गोदान भारतीय आग देवता की करुण पुकार है और उसमें शरीर तथा मन का यथार्थ चित्रण किया गया है। तो अगर वाजपेयी जी द्वारा गोदान उपन्यास में स्वाधीनता संघर्ष के वर्णन के अभाव का आरोप लगाया गया है तो प्रेमचंद ने संभवतः इसको इसलिए महत्व नहीं दिया है कि इसका वे अन्यत्र स्वयं भी वर्णन कर चुके हैं तथा दूसरे ग्रंथों से भी इसका विस्तार मिलता है। उन्होंने किसान, मजदूरों तथा नारियों की स्थिति को मुख्यता से उभारकर पाठकों में चेतना पैदा करनी चाहिए और वर्णन इस प्रकार है कि पाठक समाधान खोजने में अधिक कठिनाई अनुभव नहीं करता। प्रेमचंद वर्गहीन
शोषणहीन समाज बनाने का संदेश देना चाहते हैं। तो यदि हम निष्कर्षतः हम अगर देखते हैं तो होरी एक किसान का यथार्थ चरित्र है और उसमें अपने सारे अंतर्विरोधों एवं गुण दोषों की सजीव कहानी है। वह मन से बड़ा उदार है, लेकिन महाजनी की भार से उसकी दरिद्रता जो है उसे संकीर्ण तथा नीच दिखाने पर मजबूर है। बहुत सारी दुर्बलताएं जो है उसे संस्कार में ही मिलती हैं। तो उपन्यास में बहुत सारी शैलियां भी अपनाई गई है तथा अनेक भाषाओं के शब्दों के प्रयोग जो है उचित ढंग से किया गया है। इसकी भाषा शैली महाकाव्यात्मक उपन्यास के ही अनुरूप है और उपन्यास में जीवन के मार्मिक पहलुओं का भी वर्णन किया गया है और साथ ही साथ प्रकृति के कुछ रूपों का भी चित्रण किया गया है। प्रेमचंद के समय के युग की झांकी भी इस उपन्यास से हमें प्राप्त हो जाती है और इन सब दृष्टियों से अगर हम देखें तो ये गोदान उपन्यास को महाकाव्यात्मक उपन्यास की श्रेणी में स्पष्टतः ही रखा जा सकता है। तो ये प्रश्न जो है वो यहाँ पे समाप्त होता है। मैं आशा करती हूँ कि आप इन प्रश्नों को इसमें देखेंगे, समझेंगे और इसे एक नोट्स के तरह अपने उत्तर पुस्तिका में भी लिख लेंगे। इसके बाद मैं इसी कड़ी में गोदान से ही और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर उपस्थित होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।